जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बूद्वीप की अपनी एक महिमा है, इस भारत की अपनी एक महिमा है। जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, चार वर्णों की बात आती है, चतुर्वर्ण, चतुर पुरुषार्थ की बात आती है, पुरुषार्थ के चार चतुष्ट की बात आती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात आती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की बात आती है। लेकिन हमारी हिंदी फिल्मों में कई बार इसको अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। मैंने आज की ये जो श्रृंखला आज से शुरू हो रही है, जो हमारे साथ में आज आने वाले हैं, बैठने वाले हैं, उनसे आपका परिचय कर रहा हूं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि श्रृंखला इसलिए शुरू की जा रही है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बार एक महाजन को, जब आप जाते हैं ना किसी गांव में, वहां कोई धर्मशाला मिलती है किसी सेठ के नाम की, कहीं कोई अस्पताल मिलता है, कहीं पर कोई बावड़ी मिलती है, कोई प्याऊ मिलती है, कोई मंदिर मिलता है, बहुत सारे, कभी किसी सेठ का, कभी किसी सेठ का नाम लिखा हुआ होता है। लेकिन वो कंजूस बनिया नहीं होता है। उसने जीवन में अपने लिए, अगर मोबाइल भी होता है ना, तो नोकिया का छोटा सा मोबाइल यूज करके काम में ले रहे होते हैं। धोती और कुर्ता सफेद रंग का, इसके अलावा किसी और रंग की चाह नहीं होती। अगर सिर में तेल लगाते हैं तो सरसों का तेल लगाते हैं, बाकी सब ठीक है। यानी कि अपने ऊपर पैसा खर्च करने वाले लोग ये नहीं होते। लेकिन समाज के लिए जो कुछ खर्चा करना चाहिए, उसके लिए लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। ऐसे में जब महाजन, इसके बारे में कहा जाता है कि महाजन यानी कि जन के आगे आगे चलने वाला, उसके अग्रणी होकर के चलने वाला, उसे जब कंजूस बनिया कहा जाता है, जब सूदखोर कहा जाता है, तब महाजन की महिमा जो है वो जरा खराब होती है। जी हाँ, ये महाजन वही है जिन्हें भामाशाह कहा जाता है। जब महाराणा प्रताप के साथ में परेशानी आ रही थी उनके सैन्य बल के लिए, तो भामाशाह एक नहीं थे, बहुत सारे थे। वो भामाशाह प्रतीकात्मक है, और वही प्रतीक आज भी हिंदुस्तान के कोने कोने में जिंदा है। जब बड़ी से बड़ी आपदाएं आती हैं तो वही भामाशाह निकल करके सामने आते हैं। तो चलिए, महाजन की महिमा के रूप में ये एक और श्रृंखला जम्बू टॉक्स में आपके सामने हम प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, और महाजन का सही रूप आपके सामने लेकर के आने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग जो व्यापारी वर्ग से आते हैं, लेकिन उन्होंने महाजन की गरिमा को कभी गिरने नहीं दिया, कभी ठेस नहीं पहुंचाने दी। धार्मिक क्षेत्र की बात करें, राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, सामाजिक क्षेत्र की बात करें, उन्होंने बहुत काम किया और जीवन में एक नाम किया है, जिसके कारण से आज वो जाने पहचाने जाते हैं। मैं स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में सबसे पहले जो आज पधारे हैं हमारे अतिथि, श्रीमान महावीर प्रसाद जैन साहब का। महावीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। महावीर जी धन्यवाद। निवाई निवाई में इस समय रहते हैं, राजस्थान में। राजस्थान का एक जगह है निवाई, टोंक जिले में पड़ती है। और राजस्थान सरकार में पूर्व मुख्य सचेतक भी आप रहे हैं। जी राजनीतिक रूप से आपकी एक लंबी पारी है आज तक। जी लेकिन यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं उस पारी की जो महाजन की महिमा से शुरू होती है और उसके बाद समाज के विभिन्न वर्गों में जाती है। और ये जी महिमा उससे पहले अपने संस्कारों के जरिए जब प्रवृत्त होती है, जैसे हम बचपन की बात कहते हैं, कैसे वो चीजें आगे बढ़ी। एक प्रेरक व्यक्तित्व बहुत मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन समाज के लिए यही प्रेरक व्यक्तित्व है, यही मोटिवेशनल स्पीकर्स है, क्योंकि इनके जीवन से, इनके कर्मों से हम सीख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं महावीर जी से। महावीर जी, जब आपने जी शुरुआत की थी एक तरीके से, छात्र जीवन की हम बात करें, मुझे उससे पहले की भी बात करने में थोड़ा सा आपसे रुचि है कि कई लोगों के जीवन में संघर्ष बहुत होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो बड़े सामान्य तरीके से आगे बढ़ जाते हैं, कई लोग चांदी की चम्मच लेकर के पैदा होते हैं। जी इन तीनों में से आपके साथ में कैसी घटना रही थी अपने जीवन में, हमारे दर्शकों को बताएं महावीर जी। मैं मैं एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार का व्यक्ति रहा हूँ, और जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। व्यापारिक जगत पे उनका नाम था, लेकिन वो केवल अपने व्यापार से ही मतलब रखते थे। 1960 में मैं संघ का स्वयंसेवक बना। 61 में मैंने प्रथम वर्ष किया। 62 में मैंने द्वितीय वर्ष किया। 63 में मेरी शादी होने वाली थी, तो हमारे 2-3 मित्र हैं, उन्होंने कहा ना तृतीय वर्ष करें। हमारे घर में भाई बहनें वगैरह भी आ गई थी, तो हम छोड़ के चले गए नागपुर। हमको नागपुर लेने भी गए,
हमारे घर वाले भी लेने गए, रिश्तेदार भी गए वहाँ के। वहाँ बाबा साहब आपटे ने भी कहा तुम जाओ, राजस्थान के प्रभारी थे, उन्होंने भी कहा तुम जाओ, क्यों आए हो। मैंने कहा मैं अब जाऊंगा नहीं। घर वाले कह रहे अपनी बदनामी हो रही है। मैंने कहा मेरी सारे हिंदुस्तान में बदनामी हो जाएगी। मैं आया नहीं और वहाँ तृतीय वर्ष करके वापस आया। फिर 64 में वापस मेरी शादी हुई। तो 64 में भी हमने संकल्प कर लिया कि 1 साल के लिए संघ का प्रचारक बनूं। तो मैं 64 से 65 तक और जो है संघ का प्रचारक बना। परम पूज्य गुरु जी का कार्यक्रम 65 में हमने निवाई में किया, उसका मैं मुख्य शिक्षक रहा और उसमें कम से कम 400 लोगों का हमने प्रदर्शन किया, शारीरिक प्रदर्शन किया। उसके बाद 66-67 में थोड़ा सा निष्क्रिय हुआ। तो उस समय ललित जी हमारे साथ ओटीसी में रहा करते थे। तो ललित जी संगठन मंत्री बन के आए तो उन्होंने मुझे जनसंघ का संयोजक बना दिया और मैं वापस राजनीति में आ गया। उसी समय फिर रोडवेज का किराया बढ़ा 10 पैसे, तो रोडवेज चक्का जाम आंदोलन किया। तो नाम था रोडवेज चक्का जाम। तो जयपुर से बसें आ रही थी, कोटा से आ रही थी, बूंदी से आ रही थी, हमने निवाई में जाम कर दिया। पुलिस ने भी कल्पना नहीं की ये बनियों का शहर है, इसमें भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो लाठीचार्ज हुआ भयंकर और हमने कोई 500 गिरफ्तारियां दी। जेल में भी संघर्ष किया। फिर उसके बाद मैं लगातार मतलब जो है जनसंघ के कार्यक्रमों में इस पे भी रहा और व्यापार में भी मैं थोड़ा जुटा रहा, पर जिम्मेदारी से। मैंने हमारा संयुक्त परिवार था, तो जो काम बता देते थे, जयपुर से कुछ लाना है, मुजफ्फरनगर से कुछ लाना है, वहां से लाना है, ले आए। कभी दुकान पे बैठ गए। तो हमारी दुकान में ये था कि किसी से भी कोई एक रेट थी, तो हम अपना व्यापार भी करते रहे और राजनीति भी करते रहे। फिर हमने नगर पालिका में चुनाव लड़ा, कृषि मंडी में चुनाव लड़ा, कृषि मंडी का मेंबर बना, नगर पालिका में वाइस चेयरमैन बना। उसी दौरान इमरजेंसी लग गई तो मुझे जेल में जाना पड़ा। लगभग 17 महीने जेल में रहा। जेल में भी हमने संघर्ष किया। जो जैन जो जेल जेल वेन्यू वो होता है, उसके अनुसार कैदियों को सुविधा मिलनी चाहिए मैनुअल के हिसाब से, वो नहीं दे रहे थे। दाल में पानी, आटे में नमक, आटे में कंकर, इस प्रकार की व्यवस्था थी। हमने जेल को बंद कर दिया। फिर हमारा ट्रांसफर हो गया अजमेर, अजमेर से हो गया जोधपुर, जोधपुर से हो गया जयपुर और फिर उसके बाद इमरजेंसी समाप्त हुई तो हमको छोड़ा गया। 77 में चुनाव आ गए। चुनाव आए तो 77 में तो मैंने चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि स्वतंत्र पार्टी से गठबंधन था। तो ज्यादातर हमारी 5 सीटों में से 4 सीटें स्वतंत्र पार्टी को दी गई थी। एक सीट पे पहले जनसंघ से हमारे एमएलए थे, मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता था। तो उस समय मैं एमएलए नहीं था, लेकिन सरकार में मेरी भागीदारी पूरी थी। मैं कहता था जो होता था। उसके बाद 80 में चुनाव हुए। 80 में मैं एमएलए बना पहली बार। उस समय 81 में बाढ़ आ गई। जयपुर का रास्ता कट गया, चाकसू से रास्ता कट गया, चारों तरफ से रास्ता कट गया। टोंक के सारे बांध टूटते टूटते आ गए तो टोंक डूब गया। हमने कांग्रेस के मंत्री जी से, मदेरणा जी से कहा कि मुझे जाना है। बैरल सिंह जी से भी कहा, विधानसभा अध्यक्ष से भी कहा, उन्होंने कहा मैं अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मदेरणा जी ने कहा कि कहाँ मिलोगे। सुबह गाड़ी लेने आई और मुझे टोंक भेजा और हमने पूरी सहायता की। लोगों को न तो भूखे मरने दिया, न टापरे में रहने दिया, उनको लिए चद्दरों की व्यवस्था, जो सारी व्यवस्थाएं की। और फिर 81 में मतलब जो है वो हमने
वो सारा किया। जब बांध टूटे तो उसके बारे में हमने आलोचना भी की सरकार की, और वो काम भी हुए। तो 80 में मतलब जो है हमने काफी संघर्ष किया, लेकिन उस समय के लोग जो है राजनीति को व्यापार नहीं समझते थे और दुश्मन भी नहीं समझते थे, एक दूसरे सहयोग भी करते थे। जो अच्छा बोलते थे उनको पुरस्कार भी मिलता था और बाहर आके लड्डू खाते थे। 85 में हमारे जो पहले एमएलए थे उन्होंने सोचा कि यार ये तो जम गया, तो जनसंघ से टिकट लेकर एक को माड़ी को खड़ा कर दिया और मैं 85 में हार गया। फिर 90 में भी दोबारा जीता, 93 में जीता, और हमने मतलब जो है गांव गांव सड़कें पहुंचाई, पानी की व्यवस्थाएं की, पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी, और स्कूलों की व्यवस्था की। दो 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 कोस से 3-4 किलोमीटर से पानी भर के लाती थी, और वहां पर हमने पानी का इंतजाम करवाया। और जब 93 का चुनाव आया तो फिर वापस हम जीत गए। 98 में हमने मतलब जो है वो सारा अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, इधर पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। तो मुझे 5-7 जिले जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर और अजमेर वगैरह की व्यवस्थाएं थी। तो हमने कोशिश करके पानी वहां पर पहुंचाया, किशनगढ़, ब्यावर में पहुंचाया। 7-7 दिन में पानी मिलता था। वहां के एमएलए ने कह दिया पानी नहीं आएगा, मैंने कहा आएगा। मैंने अधिकारियों को पाबंद कर दिया, जो पहले अभी चीफ सेक्रेटरी थे वो वहां के कलेक्टर थे। मैंने कहा हर 7 दिन में वो करूंगा। बाबड़ा साहब के पास पहुंच गए, बोले साहब इनको रोको। मैंने कहा पानी की व्यवस्था होगी, रुकने का काम नहीं। और पानी की व्यवस्था हमने की। उसके बाद 8 में जब मैं चुनाव 2003 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो अडवाणी जी आए थे। तो उस समय मैंने घोषणा की है, बिशलपुर का बांध भी उस समय हमने थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू किया था, और उस बिशलपुर के पानी से क्रस्ट लेवल का बना था, वहां से अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ का पानी पहुंचा था। तो फिर बिशलपुर को पूरा करवाया। उसके बाद नहरें नहीं बनी, तो अडवाणी जी के सामने मैंने घोषणा की कि 1 साल में 3.5 लाख बीघा जमीन को सिंचित करूंगा। यदि नहीं कर सका तो विधानसभा की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ूंगा। लोगों ने कहा पागल है, 1 साल में कैसे हो सकता है? डिस्ट्रीब्यूटरियां बनेगी, रोड पार होगा, नेशनल हाईवे पार होगा। लेकिन हमने उस संकल्प को 1 साल में पूरा किया। अधिकारियों को दबाव बनाए रखा, सड़कों पे खड़ा रहा, और मैंने मतलब 1-1 इंच जमीन को सिंचित किया। जो टोंक में बिल्कुल पैदावार नहीं होती थी, आज वहां लहला रहे हैं। और जहाँ मतलब मजदूरी करते थे लोग, वहां पर आज पक्के पक्के मकान खरीद रहे हैं, और करोड़ों करोड़ रुपए की पैदावार हो रही है। अब 8 के बाद ये जब सारा काम किया, तो अहंकार समझो या कुछ भी समझो, मैंने ये संकल्प कर लिया, गांव में घोषणा कर दी, भाई अब के मैं चुनाव शायद नहीं लड़ूंगा, और लड़ा तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। लोगों ने कहा मत आना, तो मैं वोट मांगने गया नहीं। लोगों ने प्रचार किया कि उसको वोट ही नहीं चाहिए, तो मैं कुछ वोटों से हार गया। उसके बाद फिर 13 आया, मुझे कहा भाई टिकट मांगो। मैंने कहा मैंने तो आज तक मांगा नहीं और मांगूंगा भी नहीं, और इसलिए फिर टिकट मिला नहीं। वो इस मेरे अहंकार के कारण मान लो, चाहे कुछ भी मान लो। और उसके बाद हम राजनीति से एक तरह से दूर दूर से हो गए, लेकिन हम समाज सेवा के लिए काम करते रहे। अभी भी जब ये संकट आया तो इसमें मतलब जो है हमने जगह जगह ये ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर अपने पैसों से खरीद कर पहुंचाए। ये
मतलब विभिन्न सामग्री हमने सब जगह, सारे जिले में भी दी, निवाई में भी दी। और हमारी कोशिश ये है कि हम कोई भूखा न रहे, कोई दुख में न रहे, ये कोशिश हम कर रहे हैं। हमारा जी मित्र वर्ग भी ऐसा रहा। ओम प्रकाश मित्तल, ओम प्रकाश जी हमारे पहले संघ चालक थे। ओम प्रकाश जी आर्य, हमने जेल में शाखाएं भी लगाई है, हमने जेल में लड़ाई भी लड़ी है, विद्यार्थियों की परीक्षा भी दिलवाई है, और उनको पूरा मतलब जो है सब तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई। तो ये लड़ना भिड़ना एक तरह से मेरे स्वभाव में रहा, और इसके कारण से मैं सफल होता रहा, मैं कभी असफल नहीं हुआ। पर असफल हुआ तो बस ये अपने इसके कारण से हुआ कि लोगों की आपस में हम वहां डूबे जहाँ पानी कम था, गैरों में कहाँ दम था। मुझे तो अपनों ने लूटा जहां गैरों में कहा था। ठीक बात। तो ऐसा हो गया, बाकी तो कोई जी, बात नहीं, बहुत पर हम सुंदर लग बात रहे। आपने एग्जैक्टली बहुत जी। सुंदर बात आपने कही है कि एक तरीके से अहंकार, देखिए इसको महावीर जी, मैं तो अहंकार नहीं मानता हूँ, क्योंकि हालांकि मैं इसे ये जरूर मानता हूँ कि हर व्यक्ति का अपना एक स्वाभिमान होता है, क्योंकि उसने कुछ काम किया है। अब चूंकि हम लोग महाजन की बात कर रहे थे, कैसा देखते हैं आप इस समय इस वर्ग में, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि चलिए कोरोना की बात हो या फिर किसी और महामारी की बात हो, तब लोग सामने आते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में अगर आपके पास में पैसा है तो आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, मॉरिशस जा रहे हैं, बड़ा बंगला बना रहे हैं, बड़ी याट ले रहे हैं, बड़ा रिजॉर्ट में घूमने जा रहे हैं, महंगा भोजन खा रहे हैं, और जो जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा था कि आप लोगों ने पूरा जीवन एक महाजन की गरिमा को रखते हुए केवल सफेद कुर्ते पजामे में निकाल दिया, और केवल राजनीतिक लोग नहीं पहनते, जो सामान्य व्यापारी वर्ग का व्यक्ति होता है वो भी यही चीजें, यही पोशाक धारण करता है। ऐसे में केवल ब्रांड के नाम पर हजारों रुपया खर्च कर देना, क्या ये एक हाँ, तरीका? ये जी ये गलत है। हजारों मंदिर खड़े हैं, हजारों, अब वो नाम के लिए, कभी क्या नाम से जो है हाथी पे बैठने के लिए पैसा खर्च करते हैं, अपने नाम के लिए पैसा खर्च करते हैं। लेकिन अभी इस समय समाज ने खुलकर दान दिया है, सहयोग किया है। ये बात अलग है कि जो औषधालय ये सारे खुले हैं, खुलने चाहिए, वो अब नहीं खुल रहे जैसे पहले खुलते थे। तो इसमें हमारी थोड़ी कमजोरी है, लेकिन इस समय हमारे समाज ने बहुत बड़ा काम किया, सबसे ज्यादा। और कमी यह है कि हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। हम जो है संख्या में कम है, उसके बाद भी एक दूसरे की टांग खींचने में रहते हैं। जैसे वो मेंढक ऊपर उठने नहीं देता, झट पकड़ के नीचे डाल देता है, उस प्रकार की थोड़ी सी हमारी स्थिति है, इसको ठीक करना चाहिए। आमिर जी, एक परिवार के, आपने कहा कि आप एक समृद्ध व्यापारिक परिवार में आपका जन्म हुआ, उसके बाद में आपने खुद को एक अलग तरीके से आगे बढ़ाया। मैं इसके आगे की बात करता हूँ, यानी कि आपका परिवार जब आगे बढ़ा तो वो हाँ, संस्कार किस तरीके से अगले पीढ़ी में जाते हैं और दुनिया को दिखाई भी देते हैं। तो अपने परिवार के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। ऐसा है, मैंने कहा ना कि प्रतिष्ठित परिवार, और हमारे परिवार पे कभी भी ये कलंक नहीं लगा कि हमने कोई गैर काम, गलत काम किया। एक बात। दूसरी बात, राजनीतिक क्षेत्र में कुछ आए, पर कुछ लोग सफल नहीं हो पाए। अभी हमारा ये जितेंद्र है, इसने चुनाव लड़ा और लगभग 400 वोटों से चुनाव जीता, और वाइस चेयरमैन है, दिन रात लोगों की सेवा में लगा रहता है। अभी ये छोटा बच्चा है, वो भी अपने, कौन सी संस्था है वो, भारत विकास परिषद के नाम से जो है, वो काढ़ा, 30,000 लोगों को काढ़ा वाड़ा पिलाया बहुत और दवाइयाँ बांटी गई। तो बच्चे दो हैं मेरे, दोनों बच्चों में ये संस्कार है। बहुएं भी अच्छी संस्कारित है, परिवार संस्कारित है। हमारे बड़े भाई
के 6 बच्चे और बहुत कई पोते पोतियां हैं, उनमें भी संस्कार है। बाकी वो आगे इस क्षेत्र में बढ़ नहीं पा। जी। आ, जीवन से कभी कभी कुछ शिकायतें भी हो जाती हैं महावीर जी, और कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि मन प्रफुल्लित हो जाता है कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, जितना मैंने सोचा था उससे बढ़ करके मिला। तो इन दोनों बातों के बारे में अगर थोड़ा थोड़ा बताएं कि कभी जिंदगी में कोई शिकायत रही हो और कभी जितना सोचा था उससे बढ़कर के मिला। नहीं, बढ़कर ही मिला है। मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि मैं 4 बार एमएलए बन सकता हूँ, मुख्य सचेतक बन सकता हूँ, भैरव सिंह जी के और ललित जी का कृपा पात्र बन सकता हूँ। मेरे बिना टोंक में कभी पत्ता नहीं हिला। एमपी एमएलए किसी के भी चुनाव हुए, मेरे बिना पूछे कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि कैलाश मेघवाल भैरव सिंह जी का हनुमान था। जब वो बाई इलेक्शन, जब वो हार के बैठा था, बाई इलेक्शन हो रहा था, तो वो लड़ना चाहता था। भैरव सिंह जी ने कहा महावीर से जाके बात कर। तो ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मतलब जो है मुझे इतना सम्मान और मान मिलेगा। संघ की तरफ से भी, बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी मुझे पूरा संरक्षण था। हालांकि उन्होंने मेरी खूब टेस्ट किया, मेरी परीक्षाएं ली कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन मैंने खुलेआम प्रतिपक्ष पर, कांग्रेस पर खूब आरोप लगाए और यहाँ तक कह दिया तू चोर है, तेरी घरवाली चोर है, तेरा भाई चोर है। तो वहाँ हाउलड़ हो गया विधानसभा में। वो अध्यक्ष थी, वो जाट क्या नाम से, तो उन्होंने कहा देखो महावीर जी प्रूफ ले आएंगे, इनसे अड़ो मत। उन्होंने कहा बाहर निकालो इनको और ये करो। मैंने कहा मैं 3 दिन में प्रूफ दे दूंगा, नहीं तो मैं इस्तीफा देकर चले जाऊंगा। तो विधानसभा में खूब लड़ाई लड़ने के बाद भी आपस में स्नेह संबंध में कभी कोई स्नेह संबंध बोला कि आपस में स्नेह संबंध में कभी कोई कमी नहीं आई, यानी कि मतभेद हो लेकिन मनभेद जो है आपके साथ में कभी हुआ नहीं इस तरीके से, शायद हाँ यही नहीं कहना नो, चाहिए। नहीं जी। नहीं। 80 में आज जब के मैं एमएलए जी जी। 80 में जब एमएलए था ना, तो हाँ मैं परिवार को मैंने जयपुर में नहीं रखा। तो हमारे ये 7-8 बच्चे लोग थे, वो सब वहाँ रहते थे, पढ़ाई करते थे। हम सब मिल बैठ कर रोटी खाते थे और बहुत स्नेह से रहते थे एक दूसरे। हम भी उनसे सीखते थे, रात भर कोशिश करते थे, पढ़ते थे, क्योंकि विधानसभा में तैयारी करके जाना पड़ता है। तो इसलिए वो 80 से 85 के बीच का ऐसा अवसर था जो मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता। जी, 80 से 85 के बीच के अवसर की बात आपने की। हालांकि 80 से 85 उस ये कालखंड जो है वो हिंदुस्तान की राजनीति में अगर देखा जाए तो सन 47 के बाद में 1962-63 यानी कि 64 जब नेहरू जी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद में 75, फिर इमरजेंसी, फिर उसके बाद में 84 में इंदिरा गांधी की मृत्यु, राम जन्मभूमि आंदोलन, फिर अटल बिहारी वाजपेयी की 2 बार सरकार, और उसके बाद में जो नया युग आया 2014 में, बहुत सारी चीजें 80 से 85 के बीच में तो खैर बहुत कुछ हुआ। मैं आज के संदर्भ में भी आपको देखना चाहूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो ये देखता है कि मैं अभी चुका नहीं हूं, अभी मैं बहुत कुछ कर सकता हूं और करने के लिए योग्य हूं और करना चाहता हूं। तो महावीर प्रसाद जैन जी इस आयु में, आयु के इस दौर में ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें जिनको करने का न केवल मादा रखते हैं बल्कि उसकी सोच भी रखते हैं और कर भी लेंगे ऐसा भी सोचते हैं? ऐसा है कि मैं कभी जिम्मेदारी से हटा नहीं और आगे बढ़कर मैंने कभी ये कहा नहीं कि मुझे ये दो। संगठन ने जो कुछ कहा वो किया, संगठन कहेगा जो करने के लिए तैयार है, लेकिन समझौतावादी नहीं हूं मैं, इतना जान। जी, आपने ये बड़ी अच्छी बात कह दी कि समझौतावादी मैं नहीं हूँ, और यही एक्चुअली एक पॉइंट है जिसको हम सुनना भी चाहते थे कि आजकल के युग में हम कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कर देते हैं कि ठीक है चलिए ऐसा नहीं तो ऐसा सही, तुमको ये मिल गया, तुमको वो मिल गया। मैं उस महाजन की गरिमा की एक बार फिर से बात लेना चाहूँगा, क्योंकि हमारे समय में अभी 5-6 मिनट बाकी हैं।
और व्यापारी वर्ग को आप किस तरीके की बात कहना चाहेंगे? क्योंकि जब हम लोग ये सुनते हैं ना कि गड्ढों में सड़क है या सड़कों पर गड्ढे हैं, तो हम लोग ये भी सुन रहे थे कि आपके यहाँ दाल में कंकर है या कंकर में दाल है। तो ये परिपाटी बनी कब और किसने बनाई, और क्या वाकई में इतने लोग हैं, भ्रष्ट हैं, जो बेईमान व्यापारी हैं, या फिर एक प्रोपेगेंडा फैला दिया गया है जिसका आप खंडन करना चाहते हैं? नहीं, व्यापारी का इसमें कोई दोष नहीं है। व्यापारी संगठित नहीं है। अब सवाल यह है कि उनको व्यापार करना है, अपना परिवार चलाना है। हमारे दीमक लग गया, हमारी व्यवस्थाओं में, प्रशासन में दीमक लग गया, राजनीति में दीमक लग गया। लोग मतलब जो है पद के पीछे भागते हैं, मंत्री के बनने के लिए भागते हैं। इधर से उधर हो रहा है, उधर से इधर हो रहा है। ये बहुत शर्मनाक तस्वीर है, और इसलिए उसमें व्यापारी को दोष देना उसकी मजबूरी है। सेल टैक्स, इनकम टैक्स वाला आएगा, ईडी वाला आएगा, सैंपल वाला आएगा, कारखाना वाला आएगा, फलाना आएगा, 17 इंस्पेक्टर लगे हुए हैं उसके। तो वो क्या करे? वो ईमानदारी से बिजनेस करना चाहता है, वो ईमानदारी से काम करना चाहता है, उसको ईमानदार रहने का मौका तो मिले। केवल उसको बदनाम करते हैं, साहब ये चोर है, लुटेरे हैं, मिलावटखोर हैं, फलाना है। अरे कुछ होगा, कुछ मतलब जो है कणक दाल में कंकर होंगे, उनको निकाला जा सकता है। ये सब जगह मिलेंगे, लेकिन केवल व्यापारी को दोषारोपण करने से मैं समझता हूँ कुछ नहीं होता। मैंने तो अपने जीवन में देखा नहीं कि मतलब जो है व्यापारी कोई चोर है, बदमाश है, ये है, वो है। वो उसकी मजबूरी थोड़ी बहुत हो सकती है जी। कि वो आपस में कंपटीशन में कभी कभी आ जाता होगा, लेकिन जी। उसमें भी वो नुकसान अपना ही उठाता है। बाकी उसमें गलत काम नहीं करता। जितने गलत काम आज अफीम में हो रहे हैं, जी। जितने जितने काम, निर्माण काम, सड़कों के निर्माण में, फलाना के निर्माण में, उसके निर्माण में घटिया सामग्री, मतलब जिधर देखो उधर भ्रष्टाचार का बोलबोला है। इसमें व्यापारी अपने आप को असुरक्षित मानता भाभी जी, जब व्यापार की बात करते हैं तो आजकल ऐसी नौकरियां हो गई हैं, और एक व्यापारी वर्ग भी सोचने लगा है कि यहाँ पर क्या करेगा, इधर गांव में बैठेगा, छोटे से शहर में बैठेगा, अच्छी कोई आईटी में कुछ इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, और आप बाहर भी चले रहेंगे, 5 साल अमेरिका में रहेंगे, 10 साल रहेंगे, आपका 10 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख का पैकेज होगा। इन सब परेशानियों से दूर रहेंगे, एक स्टैंडर्ड जीवन जो है वो लाइफ स्टाइल आपकी होगी, तो मौज करेंगे। अब ऐसी मौज और एक महाजन के कर्तव्य, इन दोनों में क्या है। अंतर है? मौज तो जो नौकरी, जो पैकेज लेके गया है ना, मौज तो वो करेगा। उसके माँ बाप तो दुखी पाएंगे। उसके माँ बाप कोई, कई बार मतलब जो है माँ बाप बीमार पड़े हैं, उनको संभालने तक नहीं आते, पैसे भेज देते। तो अब ये भागम भाग में एक ही बच्चा है, उसको आप बाहर भेज रहे हो, कौन करेगा सेवा? जी। संस्कार सेवा के उसके आप दोगे नहीं। केवल आप डिग्री लो, पद पे पहुंचो, ऊपर जाओ, फिर उसमें आपको क्या मिलेगा? मुझे समझ में एक बार। अमीर जी, वर्तमान की राजनीति को, क्योंकि आपने राजनीतिक पक्ष को बहुत ध्यान से देखा समझा है, खासकर राजनीति की धार्मिक पक्ष में भी आप बहुत सुदृढ़ रहे हैं, सामाजिक रूप से तो आप आज भी, आपका पूरा परिवार लगा हुआ है और काम कर रहा है। कोई संदेश आपका कि अगर ऐसे नहीं रहा तो फिर वो रहेगा नहीं जिसके लिए आप पहचाने जाते थे, जाने जाते थे, क्योंकि राजनीतिक परिवर्तन होने ठीक तरीके से बहुत जरूरी है और समाज से ही निकल करके आते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि सबको विचार करना पड़ेगा कि हम एक भी रहें, समाज को देते भी हैं, पर लोगों को लगे कि हमको समाज को
ये दे रहे हैं, कमा भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, हमारा ख्याल भी रख रहे हैं। और आपस में जो खेचतान है इसको रोकना पड़ेगा। अभी ये रुकने की तो अभी मुझे लगता नहीं। चलिए, कोई संदेश आपका हमारे दर्शकों के लिए और खास तौर पे उन लोगों के लिए जो अच्छा कमा रहे हैं लेकिन खुद के लिए कमा रहे हैं। वो एक गीत था, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ये दिल जमाने के लिए। तो कितना प्रतिशत हमारे शास्त्रों में आपने जो पढ़ा होगा वर्णित है कि इतना अपने लिए है, इतना अपने परिवार के लिए है, इतना पूजा पाठ शास्त्रों के लिए है, इतना समाज के लिए है। तो क्या कुछ एक रखना चाहिए हम लोगों को जिससे कि हमें लग सके कि हम मानव जीवन, मनुष्य जीवन ठीक से जी पा रहे हैं? आपका संदेश। पहले तो ऐसा कहते थे, अन्य रुपया जो है आप धर्मादय में निकालो। अब ये अपेक्षा कर सकते हैं कि 3% जो है अपने कमाई का हिस्सा समाज सेवा में लगना चाहिए, कम से कम 3%। जी, चलिए, आपने ये जो बोला कि कम से कम इतना परसेंट हिस्सा अगर आप समाज सेवा में लगाएंगे तो आपको दुख नहीं होगा। और वो कहते हैं ना कि रिश्तेदार बाद में आएंगे, पड़ोसी पहले आएंगे। तो उन पड़ोसियों से, हाँ, उनके पड़ोसियों का दायरा जरा बढ़ाइए, केवल जिससे आपकी आज दीवार भी आज आजकल तो रिश्तेदार आ ही नहीं रहे, मर रहे हैं लोग और अर्थी उठाने वाले नहीं है। बहुत सही बात आपने कही है कि वाकई में इस समय हम लोगों ने जो रिश्तों का संस्कार होते हुए भी देखा है, इस दौर में, खासतौर पे इस महामारी के दौर में, जो नहीं होना चाहिए था। ये चीजें अगर आती हैं तो समाज का विघटन होगा, और समाज को विघटन से रोकने के लिए महावीर जी आपके जैसे लोगों की आवश्यकता है। इसीलिए हमने ये एक अभियान शुरू किया है, एक कार्यक्रम, ये श्रृंखला शुरू की है महाजन की गरिमा के नाम से। क्योंकि टाटा हो, बिड़ला हो, अंबानी हो, इनके बारे में बहुत बात होती है, लेकिन हमारे देश में कोने कोने में आपके जैसे ऐसे बहुत से असंख्य लोग बैठे हैं जिनके बारे में, जिनके कृतित्व के बारे में बात होनी चाहिए, बात बाहर जानी चाहिए। तो ऐसे ही लोगों के साथ में हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की, और कोशिश करेंगे कि हर सप्ताह एक बार कम से कम आधे घंटे के लिए उनके साथ में चर्चा की जाए, और उस चर्चा को लोग देखें तो उनके कर्मों के द्वारा अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं ऐसा समझें। तो महावीर जी, आप पधारे कार्यक्रम में और इतना सुंदर बात आपने कही है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक प्रोग्राम करने की सोची और समाज को खड़ा करने की सोच रहे हैं, इसके लिए आपको, मेरे पास शब्द नहीं है, किन शब्दों में आपका धन्यवाद ज्ञापित। लोग नहीं, ऐसा करते नहीं। आपने इतना कहा आ, है, इतना मेरे लिए काफी है। आपका बहुत 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 बधाई, धन्यवाद। जी, सभी दर्शकों से अनुरोध है, इस अभियान को गति प्रदान करने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अभियान को गति और समर्थन जरूर प्रदान करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते महावीर। जय हिंद, जय नमस्कार। भारत। जय वंदे हिंद, मातरम। जय भारत।